नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस के सांसद कार्ति चिदंबरम, जो कि पी चिदंबरम के बेटे हैं, इनको लेकर एक बड़ी खबर आई है। और खबर यह है कि ईडी ने इनकी 11 करोड़ रुपए की 4 संपत्तियों को जब्त कर दिया है। आपको बता दें, ईडी ने यह कार्रवाई आईएनएक्स मीडिया कंपनी के बारे में की है। जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, उस समय कार्ति चिदंबरम जब यूपीए 1 के समय में वित्त मंत्री हुआ करते थे। घटना उस समय की है जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और पी चिदंबरम उस समय वित्त मंत्री थे। उनका बेटा कार्ति चिदंबरम ये कुछ लोगों से मिलकर विदेश से फंड ले रहा था और ऐसा कई कंपनियों को मदद भी कर रहा था जिसमें कि विदेशी फंड वो कंपनियां भी ले। इसी में आईएनएक्स मीडिया कंपनी थी और इस आईएनएक्स मीडिया कंपनी की डायरेक्टर उस समय की शीना बोरा हत्याकांड की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी और उनका पति पीटर मुखर्जी, ये दोनों थे। और ये दोनों इनकी ये कंपनी चलाते थे, इसके डायरेक्टर को डायरेक्टर थे। और इन्होंने विदेश से लगभग 305 करोड़ रुपए का फंड लिया। इस फंड को रिलीज करने के लिए, यानी यूज करने के लिए, जो केंद्र की सरकार है उससे, वित्त मंत्रालय से परमिशन चाहिए होती है, और वो है विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड। जो विदेश से फंड आता है, उस फंड को खाते में ट्रांसफर करने के लिए, यानी विदेश से कोई चंदा आया है, कोई पैसा आया है, कोई मदद आई है, उसको आप इंडिया में यूज करना चाहते हैं, उसको प्रयोग करना चाहते हैं अपनी कंपनी में, तो उसके लिए भारत सरकार की तरफ से एक बोर्ड बना हुआ है, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड। और ये विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड जो है FIPB, ये FIPB पहले आपको अनुमति देगा, उसके बाद वो पैसा रिलीज होगा। और इस खेल में कार्ति चिदंबरम और पी चिदंबरम दोनों मिले हुए हैं। और इन्होंने उस समय, कार्ति चिदंबरम ने जो इंद्राणी मुखर्जी से 10 लाख अमेरिकी डॉलर में ये डील करी कि आपका जो 305 करोड़ रुपया है उसको बोर्ड से अनुमति दिलाने के एवज में आप हमें पैसे दीजिए। मेरे पिताजी तो वित्त मंत्री है ही, मैं उनसे ये क्लियरेंस दिला दूंगा। और 10 लाख अमेरिकी डॉलर में ये डील हुई और ये विदेशी पैसा ये यूज हुआ। लेकिन बाद में आपको बता दें, ये सारा देखते हुए केस खुला, और केस तब खुला जब मोदी जी की सरकार आई और इसमें एक्शन लिया गया। 15 मई 2017 को केस दर्ज किया गया, FIR दर्ज हुई। 2018 में जब ये देखा गया कि मामला करोड़ों में है और मामला विदेशी धन से जुड़ा हुआ है, तो 2018 में इस मामले में ईडी ने FIR दर्ज की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। इसको लेकर लंबी प्रक्रिया चली, क्योंकि आप जानते हैं कि पी चिदंबरम खुद एक वकील भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। इस केस में कई बार गिरफ्तारी और जमानत, बाकी चीजें होती रही। लेकिन मोदी सरकार में जिस तरह से भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी जा रही है, ईडी को लगातार इस मामले में एक्शन लेने के लिए कहा गया। ईडी ने इसके पहले भी, अभी तो जो 11 करोड़ की संपत्तियां जब्त हुई है, इसके पहले भी आपको बता दूं, 11 अक्टूबर 2018 में ये जो कार्ति चिदंबरम है, इनकी भारत समेत यूके और स्पेन में 54 करोड़ रुपए की संपत्ति पहले भी जब्त हो चुकी है। इसी में 1 अगस्त 2019 में दिल्ली के अंदर जोर बाग हाउस है, वो भी ईडी ने खाली करा दिया और उसको भी जब्त कर लिया। यानी लगातार ये पैसे की रिकवरी करने की प्रक्रिया जारी है। जहां एक तरफ इंद्राणी मुखर्जी वो सरकारी गवाह बन गई, और सरकारी गवाह बनते ही उन्होंने सारी चीजें जज साहब के सामने बोल दी। सुप्रीम कोर्ट में उनकी गवाही हुई और उसी गवाही के आधार पर इनको सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से मना कर दिया। पी चिदंबरम चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट से इनको राहत मिल जाए और जो ईडी इनकी संपत्ति जो जब्त कर रही है, ये जब्ती रुक जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब सारे सबूत और गवाहों से बात की, क्योंकि मैंने जैसे बताया, इंद्राणी मुखर्जी इस केस में सरकारी गवाह बन गई और उन्होंने सारे खुलासे कर दिए कि मैं तो एक कंपनी चलाती थी और उस कंपनी में विदेशी फंड आता था, मुझे उसकी परमिशन दिलाने में ये जो कार्ति चिदंबरम है, इन्होंने मदद की। और उस समय क्योंकि वित्त मंत्री इनके पिताजी यानी पी चिदंबरम, तो ये जो करोड़ों रुपए की लूट हुई है, टैक्स की चोरी जो हुई है, और जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है, अब इस मामले में जिस तरह से करोड़ों रुपए की संपत्ति इनकी जब्त की गई है, ये पी चिदंबरम और उन बेटे के लिए बहुत बड़ा झटका है। और इस मामले में आपको बता दूं, ये जमानत पर है, ये दोनों जेल जाने हैं, क्योंकि मंत्री की जिम्मेदारी है
कि आपके मातहत कोई काम कर रहा है, कोई संस्था काम करती है और आप उनको जो है अपने अधिकार क्षेत्र में होते हुए उन पर दबाव बनाते हैं और उनको कहते हैं कि आप जो है जी ये परमिशन दे दीजिए, तो जिम्मेदारी आपकी भी है। मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे हुए हैं और घोटाले में फंसे हुए हैं। अब राहुल गांधी जरा बताएं कि जो ये कहते हैं कि अडानी और अंबानी की सरकार है, मोदी जी ने फेवर किया, राहुल गांधी इस बारे में क्या कहेंगे? जब उनकी सरकार थी, किस तरह से कंपनियों को विदेशी फंड लेने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के नियमों का उल्लंघन करने के लिए छूट दी जाती थी। और उस समय राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा आम थी, वो खास थी कि यदि कोई एनजीओ भी चला रहा है, आपको बता दूं कि देश के अंदर कई एनजीओ ऐसे चलते थे जो केवल पेपरों पे थे, विदेश से फंड मंगाने का एक जरिया था और वो देश विरोधी एक्टिविटी में लिप्त थे। और उस समय यह होता था जो एक मतलब ऊपरी उसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में आमतौर पर चर्चा थी कि अगर किसी को उस विदेशी पैसे की एनओसी चाहिए जो कि गृह मंत्रालय से मिलती थी, वो तब मिलेगी, एनजीओ का फंड रिलीज होगा। भैया 60-40 का रेशो है, यानी उसमें से रिश्वत देनी पड़ेगी। अब इसके जो लोग इस पैसे को इस्तेमाल करते थे वो कंप्लेंट क्यों करेंगे? लेकिन इससे हमारे देश में देश विरोधी गतिविधि करने वाले लोग एनजीओ बनाकर इस तरह से विदेश से पैसा मंगाते थे और देश विरोधी एक्टिविटी में उनको इस्तेमाल करते थे। देश के अंदर बैठे हुए पत्थरबाज, आतंकवादी, इनको जो पैसा पहुंच रहा था, एजेंसियों के लिए ये सिरदर्द बना हुआ था कि आखिरकार ये जो देश विरोधी आंदोलन करने वाले लोग हैं, जगह जगह दंगा फसाद करने वाले लोग हैं, पीएफआई जैसी संस्था है, इनको पैसा मिल कहां से रहा है, ये अरबों रुपया आ कहां से रहा है? तो पता लगा एनजीओ के जरिए आ रहा है और इसलिए मोदी सरकार ने उन एनजीओ पर भी लगाम लगाई। तब पता लगता है कि ये तो नाम को एनजीओ चला रहे थे, अंदर खाने कुछ काम और चल रहा था। तो कांग्रेस की सरकार में देश के अंदर धर्मांतरण खूब इसी तरह से हुआ, इसी तरह आतंकवाद खूब फैला, क्योंकि फंडिंग करने वाले लोग एनजीओ के नाम पर विदेशों से पैसा मंगा रहे थे और देश के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाले उन एनजीओ के खातों में पैसा डाल रहे थे। रिश्वत दे दो और खाओ और खिलाओ की नीति पर ये लोग देश को तोड़ने में लगे हुए थे। मोदी सरकार आई तो मोदी जी का तो नारा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और इसलिए सबसे पहले ऐसी फर्जी कंपनियों पर लगाम लगाई, वहीं फर्जी एनजीओ पर लगाम लगाई और लगभग 4000 के करीब एनजीओ को इन्होंने बैन कर दिया, उनके खाते सीज कर दिए, क्योंकि उन्होंने कोई चैरिटी का काम नहीं किया था, केवल पेपरों पे दिखावे के लिए काम किया था। और इसीलिए आपको याद होगा मेधा पाटेकर जैसी एनजीओ चलाने वाली महिला वो किस तरह से बौखलाई थी। ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी फंडिंग रोक दी गई तो वो बौखलाए और मोदी सरकार के विरुद्ध जहर उगलने लगे। इसी तरह कांग्रेस को हमने देखा कि जब ये खाना खिलाना बंद हो गया तो उनको लगा कि तुम्हारी तो एक तरफ तो खाना खिलाना बंद हो गया है, दूसरी तरफ अंकुश लगाया जा रहा है और जो लूटा है उसको लौटाना पड़ रहा है। तो मोदी जी का तो साफ साफ नारा है कि जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा। अब राहुल गांधी जरा जवाब दें कि यदि वो इतने पाक साफ बनते हैं और झूठे आरोप लगाते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट से हुआ फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने को मना किया है पी चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम को, और ये जो संपत्ति सीज हो रही है, अब आप देखना इसमें भी राजनीति करेंगे और ये लोग ये कहेंगे बदले की भावना से किया जा रहा है। एक रटा रटाया इनके पास यही जवाब है। लेकिन जब ये कहें कि राजनीतिक विद्वेष से मोदी सरकार काम कर रही है और कांग्रेस के लोगों की संपत्ति जब्त कर रही है, तो इनसे जरूर पूछें कि वो जो सरकारी गवाह बनी है इंद्राणी मुखर्जी और सुप्रीम कोर्ट ने आपको राहत देने से मना किया है, वहां तो मोदी जी की नहीं चलती है। और क्या यह सच नहीं है कि आईएफपीबी से ये जो आपने पास कराया, क्या इसकी एवज में डील नहीं हुई, कोई पैसे नहीं लिए गए, तो नियमों का उल्लंघन क्यों किया? ये बहुत बड़े सवाल हैं। बहरहाल मोदी सरकार जिस तरह से काम कर रही है उसका एकदम एजेंडा साफ है कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।